Hello, my name is Vishal Shukla. I am lecturer mechanical engineering, हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ। बेसिकली आज मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन, उसको लेकर के आपके सामने आया हूँ। इस सब्जेक्ट में एक यूनिट 4 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू सीएनसी एंड पार्ट प्रोग्रामिंग। तो मैं क्या करूँगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सीएनसी मशीन का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद धीरे धीरे करके पार्ट प्रोग्रामिंग की तरफ ले चलूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम कैसे कैसे सीएनसी मशीन की तरफ आगे बढ़े हैं। तो उसकी एक छोटी सी झलक, एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री जानने के लिए हम देख सकते हैं कि सबसे पहले आज तक हम लोग जो काम करते आ रहे थे दैट इज़ ऑन कन्वेंशनल मशीन्स। कन्वेंशनल मशीन्स पे हम लोग काम करते हुए आ रहे थे। तो कन्वेंशनल मशीन क्या थी? कन्वेंशनल मशीन वही मशीन्स हैं बेटा जो कि हम लोग अपने ट्रेडिशनली लेथ मशीन्स, मिलिंग, शेपर्स इनको यूज़ करते हैं। कन्वेंशनल मशीन में हमें जो बेसिक जो ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरत ये है कि हमें अपने हैंड्स का यूज़ करना पड़ता है, हमें अपने आइज़ का यूज़ करना पड़ता है, हमें अपनी स्किल्स का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही जाकर के हम लोग कहीं एक बढ़िया से रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें होता क्या था कि हमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता था और हमें एक स्किल्ड, वेरी परफेक्ट एंड स्किल्ड वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। फिर धीरे धीरे करके हम लोग सोच रहे थे चीज़ें अपने आप ऑटोमेशन में आने लगे। तो हम लोग धीरे धीरे इवॉल्व होते रहे, आगे चीज़ों पे काम करते रहे। काम करते करते हम देख सकते हैं कि हम लोग बढ़े एनसी मशीन्स की तरफ। एनसी मशीन्स लगभग 1940 से 1950 के दशक में इसका ये कह सकते हैं पिक्चर में आई। और एनसी मशीन में बेसिकली इतना था कि हम लोग चीज़ें ऑटोमेटिकली होती थी, बट इसमें जो एक पर्टिकुलर कोडिंग करी जाती जिसको मैं अभी आगे आपको लेक्चर में समझाऊंगा, उस कोडिंग को करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ थी, पेपर टेप में होल्स करने की। तो उसके चलते कामयाब तो थी, बट 1997 में आप देख सकते हैं पहली कमर्शियल एनसी मशीन आ पाई। फिर आगे हम लोग आगे लगातार रिसर्च करते रहे और सीएनसी मशीन का आविष्कार हुआ। सीएनसी मशीन क्या है? कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल है। सीएनसी मशीन में जो भी चीज़ें हम लोग जो पेपर टेप से एनसी मशीन में कर रहे थे, अब वो सारी चीज़ें कंप्यूटर से की जाने लगी थी। यानी कंप्यूटर पूरी तरीके से पूरी मशीन को चालू करता था, मशीन पे वर्किंग कराता था। पूरी तरीके से जो वर्किंग हो रही थी वो कंप्यूटर कंट्रोल्ड थी। तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि भाई सीएनसी मशीन क्या है? तो सीएनसी मशीन को अगर हम लोग देखें तो देख सकते हैं दैट इज़, सीएनसी मशीन में पहले देखिए दैट इज़ कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल, यानी इसका फुल फॉर्म हो गया कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल। अब ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दैट इज़ कंप्यूटर प्लस न्यूमेरिक कंट्रोल। यानी दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, चलिए कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल तो है, ये न्यूमेरिक कंट्रोल क्या है? तो न्यूमेरिक कंट्रोल के लिए देखिए हमने यहाँ पर ये आपके लिए फिगर ये दे रखा है समझने के लिए। थोड़ा सा एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिक कंट्रोल इज ए प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इन विच प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय नंबर्स, लेटर्स एंड सिंबल्स। इसका बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि हम लोग करते क्या हैं, हम लोग जितना भी ऑटोमेशन वर्क है उसको हम लोग एक सेट ऑफ नंबर्स, लेटर और सिंबल्स के थ्रू दर्शाते हैं। लेकिन उसको दर्शाने का काम कौन करता है? दैट इज़ पेपर टेप। पेपर टेप एक्चुअली में अगर मैं थोड़ा सा बनाकर दिखाना चाहूँ तो पेपर टेप कुछ इस टाइप का रहता है और इसमें होल्स होल्स होल्स, कहीं पर नो होल्स नो होल्स नो होल्स, होल्स होल्स, इस तरह से करके कहीं पेपर टेप में हम लोग इन लेटर्स एंड सिंबल्स को इंसर्ट करते हैं, जिससे कि हम ये जान सकें कि भाई हमारा प्रोग्राम क्या है। एक्चुअली में हम एक सेट ऑफ प्रोग्राम बनाते हैं। मान लीजिए हमें ड्रिलिंग करनी है, तो ड्रिलिंग करने के लिए हम एक सेट ऑफ प्रोग्राम बनाएंगे और वो प्रोग्राम किसके हेल्प से बनेगा? नंबर्स, लेटर्स और सिंबल से। फिर इस पेपर टेप से ये मशीन कंट्रोल यूनिट इस पेपर टेप को बहुत ही ईजिली रीड करेगी। रीड करने के बाद वो मोशन को ट्रांसफ़र कर देगी किधर? मशीन्स की तरफ। प्रॉब्लम क्या थी? जब इतनी बढ़िया से काम चल रहा था तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत था ये पेपर टेप। बेटा पेपर टेप इसलिए दिक्कत था क्योंकि पेपर टेप में हमें बार बार होल्स करने पड़ते थे, बार बार नो होल्स करने पड़ते थे। इसका वियर एंड टीयर हो जाता था। दैट इज़ व्हाट, इसका वियर एंड टीयर हो जाता था। वियर एंड टीयर की वजह से ये जो पेपर टेप है बहुत ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाते थे। प्लस इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है। एनसी मशीन में फ्लेक्सिबिलिटी ये कम थी कि एक बार आपने ऑटोमेशन ऑन कर दिया तो आप बीच में स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट को बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल, जैसा कि हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में अपने देखने वाले हैं, यहीं पर देखिए एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर आएगा। जो चीज़ पेपर टेप में मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा था उसको हम लोग कंप्यूटर से कंट्रोल करने लगे। देखते हैं ज़रा। दैट इज हेयर इट इज सीएनसी मशीनिंग। सीएनसी मशीनिंग इज ए प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कंप्यूटर टू कंट्रोल
लेथ्स, मिल्स, ग्राइंडर्स एंड एटसेट्रा। इसका मतलब है कि जितनी भी मशीन्स हैं, लेथ्स, मिल्स, ग्राइंडर्स और जो भी मशीनें हैं, उनका पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है? कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। अब आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रोग्रामिंग आप करेंगे, जो भी प्रोग्रामिंग अभी भी करनी है, उसी प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग अपने इस लेक्चर और अगले लेक्चर में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग जो करेंगे वो सब किस में जाएगी? कंप्यूटर पे जाएगी। कंप्यूटर में फीड करनी होगी प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर ही आगे उसे कंट्रोल करने वाला है। जितने भी हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे दैट विल बी फीडेड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद हमारा वो कंट्रोल करेगा। कंट्रोल अगेन मशीन कंट्रोल यूनिट का ही है और मशीन कंट्रोल यूनिट उसको इंप्लीमेंट कराने वाली है मशीन पर और मशीन उसके दिशा निर्देश को मानने वाला है। अब इसमें क्या फ़ायदा है? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। एक्यूरेसी एनसी मशीन से और ज़्यादा अच्छी है। आप प्रोसेस के दौरान भी चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी भी प्रोसेस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है तो आपके लिए वर्क ऑफ ऑपरेशन बहुत इजी हो जाता है। यानी हमें करना क्या था? हमें कन्वेंशनल मशीन से सीएनसी मशीन की तरफ बढ़े क्यों आगे? हमें अपने साइकिल टाइम को कम करना था, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना था। इसलिए आजकल की इंडस्ट्रीज़ में सीएनसी मशीन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि वाई इज सीएनसी मशीनिंग नेसेसरी। ये ज़रूरी क्यों है? ये क्यों ज़रूरी है? इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला इसका पॉइंट ज़रा देखते हैं, दैट इज दिस कॉम्प्लेक्स कर्व ज्योमेट्रीज। कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स मीन्स ऐसी ज्योमेट्रीज जो डिज़ाइन करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में उसे क्या है? डिफ़िकल्टी है, मशीनिंग करने में डिफ़िकल्टी है। उसकी मशीनिंग हम किससे करेंगे? हम सीएनसी मशीन से करेंगे। कर तो हम कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मशीन से भी सकते हैं, बट दिक्कत क्या है बेटा? बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर चाहिए। स्किल्ड वर्कर ऑपरेट करेगा तो भी टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, जबकि इसका साइकिल टाइम बहुत कम है। ये चीज़ों कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप को विद इन वेरी लेस टाइम ये बना सकती है। दैट इज़ द फर्स्ट नेसेसरी थिंग ऑफ दैट। सेकेंड इज हाई रिपीटेबिलिटी एंड प्रेसिजन। देखिए ध्यान देखिए, हाई रिपीटेबिलिटी एंड प्रेसिजन। रिपीटेबिलिटी यानी हमें एक ही प्रोडक्ट मान लीजिए बार बार किसी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करना है तो उसकी रिपीटेबिलिटी बहुत अच्छी है। प्रेसिजन का मतलब है कि वो अपनी डायमेंशन को बार बार उसी डायमेंशन को अचीव कर सकता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि हम टारगेट के कितने करीब हैं, लेकिन प्रेसिजन का मतलब होता है हम बार बार अपने टारगेट को बार कितनी बार अचीव कर पा रहे हैं। दैट इज व्हाट पर्टिकुलरली प्रेसिजन इज। अगर हम नेक्स्ट बात करें अनमैन्ड, अनमैन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट। अनमैन्ड का मतलब है मानव रहित। अनमैन्ड, मानव रहित ऑपरेशन कर रहे हैं आप। इसका मतलब है कि ऐसे ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मशीन्स में आप क्या करा करते थे? आपको लगातार लेथ मशीन के साथ लगे रहना पड़ता था। एक पर्टिकुलरली एक वर्कर को, ऑपरेटर को लगातार लगा रहना पड़ता था, तब जाकर कहीं बहुत मेहनत से हम लोग के रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते थे। जबकि सीएनसी प्रोग्रामिंग में बस एक काम करना है, दैट इज़ व्हाट, कि आपको अपना प्रोग्राम बहुत अच्छे से करना है। अगर आपने प्रोग्रामिंग एकदम बढ़िया वेल तरीके से कर दी तो फिर आपको सिर्फ प्रोग्राम फीड करना है और सारी की सारी मशीन आप बैठ जाइए और आराम से पूरी मशीनिंग करके आपको दे देगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन प्लानिंग। देखिए अभी जो कन्वेंशनल मशीन्स रहेंगी तो हमें उसकी पूरी प्रोडक्शन की एक बेहतरीन प्लानिंग करनी पड़ती है कि लेथ्स है, फिर मिल्स हैं, ग्राइंडर्स हैं, सबको उसके अकॉर्डिंगली हमें एक प्लानिंग करनी पड़ती है, एक रूटिंग करनी पड़ती है। बट जबकि सीएनसी मशीन में हम जानते हैं कि उसके एक टूल गन है। टूल गन में क्या होता है कि बहुत सारे टूल्स को हम एक सीएनसी मशीन में हो सकते हैं। तो ड्रिलिंग, मशीनिंग, मिलिंग, ये सारे ऑपरेशंस हम लोग चाहें तो कर सकते हैं एक ही पर्टिकुलरली मशीन में। टूल गन में काफ़ी ज़्यादा टूल्स उसके रहते हैं। देन अगेन इट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब आप समझ सकते हैं कि कोई एक मशीन है, आप ट्रेडिशनल लेथ की बात करें, उस ट्रेडिशनल लेथ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? भाई किसी एक प्रोडक्ट को दिया गया तो हमें 10 मिनट लगा उसे बनाने में, यानी 10 मिनट में आप एक प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, जबकि सीएनसी मशीन उसी प्रोडक्ट को 1 मिनट में बना पा रही है। यानी आप 10 मिनट में एक पाते थे, अब 10 मिनट में 10 प्रोडक्ट आपके पास डेवलप हो रहे हैं। तो आप सीधे समझ सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो रही है। यानी कि सीएनसी मशीन उसी काम को बहुत ही कम टाइम में करती है, इसलिए प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अचीव क्लोज टॉलरेंस, ये नेक्स्ट नेसेसरी थिंग है। क्लोज टॉलरेंस, देखिए हम लोग जब भी कोई डिज़ाइन हम लोग को पैरामीटर दिया जाता है बनाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट का, तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम एग्जैक्ट डायमेंशन को पा पाएँ। इसलिए मेट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू, मेट्रोलॉजिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम लोग जानते हैं, हम लोग को एक टॉलरेंस जोन दी जाती है, एक अपर लिमिट दी जाती है, एक लोअर लिमिट दी जाती है। उसके अंदर अगर हमारा प्रोडक्ट रहता है तो हम उसको
अग्री कर देते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट एकदम सही है, लेकिन उस प्रोडक्ट में भी मेरी इच्छा क्या है, मान लीजिए 10 mm का है और मान लीजिए 10.1 और 9.9 हमारे लिए अपर लिमिट लोअर लिमिट है, लेकिन मेरी इच्छा यही होती है कि मेरा एग्जैक्ट 10 mm का बने। तो 10 mm के सबसे करीब रहने की कोशिश कौन कर सकता है? CNC मशीन कर सकता है, और रिपीटेबिलिटी इतनी अच्छी है कि बार बार उस क्लोज टॉलरेंस को वो अचीव कर सकता है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज मेजर कंपोनेंट्स। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस लेक्चर में CNC मशीन का, कि CNC मशीन के मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं, किससे मिलकर ये बनती है। तो मेजर कंपोनेंट्स में जो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक का भी नाम है, दैट इज़ व्हाट, पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग में मैंने एक पॉइंट लिख रखा है, दैट इज़ व्हाट, कोडेड इंस्ट्रक्शंस। आपको एक सेट ऑफ लेटर सिंबल्स, जैसा आपने देखा कि आपको एक कोडेड इंस्ट्रक्शंस जनरेट करने होते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगर मैनुअली आप करते हैं, इसको ऑन पेपर कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक पार्ट प्रोग्रामिंग, दैट इज मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। और पार्ट प्रोग्रामिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोडेड इंस्ट्रक्शंस वे में हम लोग मशीन को देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आपके पास कार है। कार क्या है? एक मशीन है, स्टीयरिंग है, एवरीथिंग, इंजन, सब कुछ है उसमें कार में, लेकिन उसको एक ड्राइवर चाहिए। जब ड्राइवर आप उसको दे देते हैं तो ड्राइवर उसको दिशा देता है कि उसको किस किस दिशा में होते हुए पर्टिकुलर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। सिमिलरली मशीन तो है मेरे पास, लेकिन वो मशीन किस डायरेक्शन में काम करेगी, उसका ड्राइवर कौन होगा, उसका डायरेक्शंस क्या होंगे, वो कौन देने वाला है? वो पर्टिकुलरली दिस पार्ट प्रोग्राम ही तय करने वाला है कि आगे कैसे प्रोग्रामिंग आगे बढ़ेगी, आगे कैसे मशीनिंग प्रोसेस आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट पार्ट इज प्रोग्राम इनपुट डिवाइस। भाई देखिए, आप बना कर रख लें, इससे केवल काम नहीं चलेगा, आपको करना क्या पड़ेगा, उसको इनपुट भी कराना पड़ेगा। इनपुट कराने के लिए हम लोग कई चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि पंच टेप रीडर, मैग्नेटिक टेप रीडर। यानी आपने जो ये बना रखा है, दैट इज़ व्हाट, आपने कोडेड इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं वो क्या हो सकें, वो कोडेड इंस्ट्रक्शंस मशीन तक पहुंच जाएं। पहुंचने के लिए हम लोग इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। जैसे कीबोर्ड में आपका कंप्यूटर पे आपको अपना नाम लिखना है, तो आप क्या करते हैं, VISHAL, विशाल लिख दिया आपने, कीबोर्ड से इनपुट तो करना पड़ेगा ना बेटा। सिमिलरली आपको अपने इंस्ट्रक्शंस को भी क्या करना पड़ेंगे, इनपुट डिवाइस के थ्रू फीड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज मशीन कंट्रोल यूनिट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इससे ही पूरी मशीन कंट्रोल होती है। इसलिए मैंने देखिए इसके आगे लिख रखा है, दैट इज हार्ट ऑफ CNC। जैसे अपनी बॉडी में हार्ट होता है, हार्ट का क्या काम होता है कि अपने शरीर के विभिन्न अंगों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से बना रखे, ब्लड हर जगह पहुंच सके, तो सारे मूवमेंट, सारी चीज़ें आसानी से एक शरीर की चलती रहती है। सिमिलरली मशीन कंट्रोल यूनिट ही सारे इंस्ट्रक्शंस को सब जगह पहुंचाती रहती है और पूरी की पूरी CNC मशीन अच्छे से काम करती रहती है। इसको समझाने के लिए स्पेशली देखिए मैंने ये फ्लो चार्ट बनाकर रखा है। इस फ्लो चार्ट को ज़रा समझते हैं। मशीन कंट्रोल यूनिट करेगी क्या? मशीन कंट्रोल यूनिट सबसे पहले करेगी रीड कोडेड इंस्ट्रक्शन। भाई आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मशीन उस लैंग्वेज को नहीं समझती, वो करती क्या है, उस इंस्ट्रक्शन, आपकी जो दी हुई लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को मशीन समझती है, यानी इसको क्या करती है, रीड करती है। ये काम कौन कर रहा है, मशीन कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट इज व्हाट, डी कोड। उसको डी कोड भी करेगी। आपने कोड दिया, उसको क्या करेगी, डी कोड भी करेगी। डी कोड करने के बाद वो इंप्लीमेंट करवाएगी। इंप्लीमेंटेशन का मतलब है कि मशीन पर उससे काम करवाएगी, कैसे काम करना है वो डिकोड करके उसको इंस्ट्रक्शन देगी मशीन को। देन मोशन कंट्रोल। भाई टूल है, ये ड्रिलिंग टूल है, ड्रिलिंग टूल को ऐसे इधर से इधर पहुंचना है, कुछ एक्स में, कुछ वाई में, कुछ जेड में मान लेते चलना है, उसके मोशन को कंट्रोल कौन करेगा, मोशन को कंट्रोल भी कौन कर रहा है, दैट इज मशीन कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट इज फीडबैक। फीडबैक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जरा समझने की कोशिश करिएगा फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मेरे पास ये है प्लेन पेपर है, तो हमने करा क्या है कि हमने इधर एक्स में चले, इधर ऐसे वाई में चले, मान लेते हैं जेड में, ऊपर नीचे भी कुछ चल सकते हैं। तो अब आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई मशीन x = 5 और y = 10 पर पहुंच जाइए। मशीन x = 5, y = 10 पर मान लीजिए पहुंच गई, लेकिन वो एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंची है कि नहीं पहुंची है, उसके लिए हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म लगा के रखते हैं मशीन के अंदर। वो करता क्या है, आप एक रेफरेंस सिग्नल देते हैं, फीडबैक सिग्नल फीडबैक मैकेनिज्म जनरेट करता है, और इन दोनों के डिफरेंस से हम लोग एक कंट्रोल सिग्नल डेवलप करते हैं, और वो कंट्रोल सिग्नल ये बताता है कि क्या मेरा जो रेफरेंस सिग्नल था उसके अकॉर्डिंगली मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस तरह की फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फीडबैक के चलते ही हम जान पाते हैं कि जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्या वही इंस्ट्रक्शंस मशीन फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस बात का बहुत ही खासा ध्यान रखना होता है, इस बात को अपने दिमाग में रखिए। द नेक्स्ट दैट इज ऑक्सिलरी, दिस इज नॉट इट इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ऑक्सिलरी की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सिलरी फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आप मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, मिलिंग कर रहे हैं,
आपने मान लीजिए 500 आरपीएम 1000 आरपीएम स्पिंडल की स्पीड दे दी। आप जानते हैं इतनी स्पीड में जाकर के जब कटर मशीनिंग ऑपरेशन करेगा तो देयर विल बी हीट जनरेशन। अगर हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं मटेरियल में भी, और मटेरियल के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें अपनी मशीनिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से करके रखना है। इसलिए हम क्या करते हैं, कूलेंट को ऑन करना है, कूलेंट को ऑन करना है, ऑफ करना है। ये मशीनिंग का पार्ट नहीं है मशीन को, लेकिन मशीनिंग के लिए एक ऑक्सिलरी फंक्शन है कि हमें कूलेंट ऑन करना है और कूलेंट ऑफ करना है। तो कूलेंट ऑक्सिलरी फंक्शंस भी, स्पिंडल ऑन करना है, स्पिंडल ऑफ करना है, ये सारे ऑक्सिलरी फंक्शंस भी कौन कंट्रोल करता है, दैट इज पर्टिकुलरली मशीन कंट्रोल यूनिट। आप समझ सकते हैं क्यों इसको हार्ट ऑफ सीएनसी कहा गया है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मशीन कंट्रोल यूनिट लगभग सारे ऑपरेशंस को खुद ही कंट्रोल करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, हियर three most important things are in this page. मशीन टूल में हमें देखना क्या होता है, जरा देखिए, मैंने एक फोटो लगा रखी है आपको समझाने के लिए, दैट इज इमेज। ये आपका स्पिंडल है और ये आपका स्लाइड बेड है। तो इसका मतलब है कि इसका मूवमेंट, इसके मूवमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट प्रोग्रामिंग के लिए। हमें ये जानना पड़ेगा कि स्पिंडल क्या है, स्लाइड बेड क्या है, और इसी आधार पर हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग को आगे कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज फीडबैक। फीडबैक देखिए, मैंने अभी आपको समझाया था अपने मशीन कंट्रोल यूनिट के भी फ्लो चार्ट में। फीडबैक का देखिए मैं लिख रखा है जनरेट कंट्रोल सिग्नल, यानी फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मशीन को मैं चीज़ें कर रहा हूँ वो चीज़ें बेहतरीन तरीके से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्राइव सिस्टम्स। भाई आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कैसे करेंगे, उनको फॉलो करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें मोटर्स लगानी पड़ेंगी। भाई आपने दे दिया इधर जाओ उधर जाओ, उसको ले कौन जाएगा, वो उसके लिए जो यूज़ होगा दैट इज़ मोटर्स। ऐसे काम करो, वैसे काम करो, सेंस करो, इंप्लीमेंट करो, उसके लिए एम्पलीफायर सर्किट्स रहते हैं। तो बेसिकली और भी चीज़ें रहती हैं, लेकिन ड्राइव सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ड्राइव सिस्टम्स हमारे स्मूथ नहीं होंगे तो फिर जो आप प्रोग्राम देंगे उस आधार पर मशीन काम नहीं कर पाएगी। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये देख लीजिए कि पार्ट प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम इनपुट डिवाइस, मशीन कंट्रोल यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोग्रामिंग, मशीन कंट्रोल यूनिट आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए। देन फीडबैक, ड्राइव सिस्टम्स एंड मशीन टूल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ये थोड़ा टाइम लेगा, इसको समझिए, ये थोड़ा मैं और आराम से बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आगे मशीनिंग करनी होगी हमको। मशीनिंग के लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम इस तरह से समझ सकते हैं, जरा देखिए, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एनसी पार्ट प्रोग्राम। एनसी पार्ट प्रोग्राम लिखते समय क्या स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है और इन सिंबल्स के क्या क्या मतलब रहते हैं, जरा देखिए इसको। सबसे पहले क्या है, एन। एन में हमने सीधे देखिए क्या लिख दिया है, सीक्वेंस नंबर। जैसे आप अपनी कॉपी में सीरियल नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली यहाँ पर भी हम सीक्वेंस नंबर जब लिखेंगे तो N1 N2 N3 N10 या N20 N30 ऐसे करके जो आप सीरियल नंबर लिख रहे हैं, यानी कमांड लाइन का 1 2 3 4 क्या होता है, ये N से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्रेपरेटरी फंक्शन, दैट इज जी कोड्स भी क्या होता है, इसको प्रेपरेटरी फंक्शन कहते हैं। कहने का मतलब है कि मशीन को मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई आपको कैसे काम करना है, उसको प्रेपेयर करना है। हो सकता है आपने लिख दिया कि भाई 10 20 30, वो क्या 10 30 30 आपको कुछ मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन यानी mm में है, इंच में है, इन सबको प्रेपरेशन कौन करने वाला है, यही करने वाला है। उसको मशीन को बताना कि आपका 0,0 कहाँ पर है, आप कैसे ऑपरेट करेंगे। इस तरह से पूरी मशीन को एक प्रेपरेटरी फंक्शन देने का काम जी कोड्स करते हैं। देन एक्स वाई जेड आप अच्छे से जानते हैं, दीज आर कोऑर्डिनेट्स। एक्स वाई जेड आप सिमिलरली देख सकते हैं कि भाई एक्स वाई जेड कहाँ मूव करना है। मूव करने के लिए कुछ डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट्स हमको देने पड़ेंगे, उसी आधार पे मशीन काम करेगी। तो एक्स वाई जेड पर हम लोग आसाम से देख सकते हैं, इसको डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट्स हम लोग कहते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक सर्कुलर मोशन करना है मशीन को, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है ऐसे आपको मशीनिंग ऑपरेशन करना पड़ जाए जिसमें आपको सर्कुलर ऑपरेशन आर्क में करना पड़ जाए। तो उस समय हमको ये डिफाइन करना पड़ता है कि सेंटर से पर्टिकुलरली कितनी डिस्टेंस है। तो आई जे के ये तीन चीज़ें डिफाइन करती हैं उस दौरान एक्स वाई जेड के लिए पर्टिकुलरली, दैट इज डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ द सर्किल। द नेक्स्ट पॉइंट इज एफ। एफ इज़ फॉर फीड रेट, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है फीड रेट। फीड रेट मतलब आपने कितनी फीड दी है, तो फीड को मेंशन करने के लिए हम एफ से डिनोट करेंगे। देन हेयर इट इज़ एस, दैट इज़ व्हाट, स्पिंडल स्पीड। भाई आपका स्पिंडल नाचेगा कितने आरपीएम से, भाई हो सकता है 100 आरपीएम हो, 200 आरपीएम हो, 500 आरपीएम हो, 1000 आरपीएम हो, उसको मेंशन करने के लिए हमें एस के पास जाना पड़ेगा। देन टी इज़ फॉर टूल। टूल कौन सा आपको पिक करना है उसके लिए क्या होगा, टूल लेना पड़ेगा। देन इट इज़ एम, दैट इज अदर फंक्शंस, इसको मिसलेनियस फंक्शंस भी हम लोग कहते हैं। तो मिसलेनियस फंक्शंस भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मान लीजिए पर्टिकुलरली जो भी मैन्युफैक्चरर है सीएनसी मशीन का वो इनको चेंज भी कर सकता है, बट जो बेसिक जनरल कोड्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप अब जो ये जो जी हैं और ये जो एम है, इनसे इनकी हेल्प से बहुत सारे
जी कोड्स एंड एम कोड्स की मदद से आप पार्ट प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, उसको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए एक लिस्ट है, ये पूरी कंप्लीट लिस्ट नहीं है बेटा, मैंने लिखा है बेसिक कोड सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग, मतलब फंक्शंस ऑफ मोस्ट कॉमन, दिस इज मोस्ट कॉमन, दिस इज नॉट कंप्लीट लिस्ट। ये जी की अगर बात करें तो ये G00 से G99 तक रहता है, पूरा मगअप कर पाना भी बहुत मुश्किल है। तो एटलीस्ट हम लोग कुछ चीज़ों को तो मगअप कर सकते हैं जिससे अपने प्रोग्राम को हम कर सकें। तो उसके लिए हम चलिए एक चीज़ देखते हैं। G00 इसका मतलब क्या है, रैपिड लीनियर मोशन। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बेसिक इंपॉर्टेंट कोड्स को थोड़ा डिटेल में समझाने वाला हूँ। यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपको कि जब भी कोई टूल को जल्दी से मोशन कराना रहेगा तो हम क्या करेंगे, तब हम रैपिड लीनियर मोशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देन G01 दैट इज व्हाट, लीनियर मोशन एट प्रीसेट फीड रेट। इस बार रैपिड था और जबकि G01 में क्या है, लीनियर मोशन एट प्रीसेट फीड रेट। इसका मतलब है कि जो आप फीड दे देंगे उसके अनुसार वो मूवमेंट करेगा। Then it is G02. G02 is circular feed motion clockwise. G03 का मतलब है circular feed motion counter clockwise, यानी एंटी क्लॉकवाइज में जब चलेंगे तो इसको फॉलो कर लेंगे। ये तीन जो हैं G40, 41, 42, ये तीन कोड्स बेसिकली अगर हम बात करें, इन तीन कोड्स को हम तब यूज़ करते हैं, मान लीजिए हमारा कोई टूल है, उस टूल में अगर कोई कटर रेडियस आ जाती है, जैसे मिलिंग टूल होता है उसमें कटर रेडियस रहती है, तो क्या रहता है, हमें इन कटर रेडियस का कंपनसेशन लेना पड़ता है। तो ऐसे टूल्स जिनमें कुछ कटर रेडियस वगैरह होती है, उसका कंपनसेशन जब लेना होता है तब हम लोग G40, 41, 42 का यूज़ करते हैं। G70 जब हम बता देंगे मशीन को कि आपको इंच में काम करना है, G70 मतलब आपको mm में काम करना है। बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितनी भी डिज़ाइंस होती हैं वो बेसिकली mm में ही फॉलो करी जाती हैं, इसलिए आपके लिए ये कोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ यूनिट्स इन mm, G71। सो moving on to the next point, that is G90. G90 is absolute values and G91 is incremental values. So इन दोनों कोड्स को अभी मैं और डिटेल में भी समझाने वाला हूँ, तब तक मैं एम कोड्स को फॉलो कर लेता हूँ। एम कोड्स के जो कुछ बेसिक पार्ट्स हैं उनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ व्हाट, M00 इज प्रोग्राम स्टॉप, M02 और M30, जरा इन दोनों को ध्यान से देखिए। इन दोनों में लिखा है एंड प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम, यानी जब भी आपको प्रोग्राम की एंडिंग लिखनी होगी तो आप चाहें तो M02 का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो M30 का यूज़ कर सकते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप M02 ले रहे हैं, M30 ले रहे हैं। M03 की अगर हम बात करें, दैट इज स्पिंडल ऑन क्लॉकवाइज, स्पिंडल ऑन तो होगा लेकिन क्लॉकवाइज में, M03 क्लॉकवाइज। M04 स्पिंडल ऑन होगा लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज में ये रोटेट करेगा। M05 स्पिंडल को ऑफ करना पड़ेगा जब प्रोग्राम की एंडिंग हो गई, मेरा प्रोग्राम हो चुका है, मशीनिंग हो चुकी है, तो मुझे स्पिंडल को ऑफ करना पड़ेगा। देन हियर इट इज M06, दैट इज व्हाट, चेंज द टूल। M06 इज फॉर चेंज द टूल, टूल चेंज करना होगा तो M06 का यूज़ करेंगे। M08 कूलेंट ऑन, M09 कूलेंट ऑफ। आप ऑक्सिलरी फंक्शंस की मैंने मशीन कंट्रोल यूनिट में बात करी थी, तो अगर आपको ऑक्सिलरी फंक्शन के समय कूलेंट ऑन या कूलेंट ऑफ करना है तो आपको M08 या M09 का यूज़ करना पड़ेगा। M13 की अगर मैं बेटा बात करूं, दैट इज कूलेंट एंड स्पिंडल ऑन, और M13 और M30 आपके लिए क्या है, एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जो आपको याद रखने ही पड़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैंने कहा था कि मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा और डिटेल में, इट इज़ फॉर G90। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम जब अपनाते हैं तो उसको G90 कहते हैं। एक लाइन पढ़ लेते हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स यूज द ओरिजिन एज द रेफरेंस पॉइंट, मतलब ये ओरिजिन को हमेशा अपना रेफरेंस पॉइंट करेगी। तो मैंने रेफरेंस पॉइंट को देखिए यहाँ शो कर रखा है। एक लाइन और पढ़ लेते हैं, दिस मीन्स दैट एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन ग्राफ कैन बी प्लॉटेड एक्यूरेटली बाय मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट। इस बात को ध्यान रखना, यानी इसमें इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना सिंपली अगर मैं बताऊं कि इसका ओरिजिन फिक्स रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे जरा समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपको बी पर पहुंचना है, बी पर पहुंचना है, तो होगा क्या बेटा कि हम देख सकते हैं कि हमें एक्स में 2 चलना पड़ेगा और वाई में 3 चलना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं इससे कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2, 3, यानी एक्स में हम कितना चलेंगे 2 और वाई में कितना चलेंगे हम 3। लेकिन आपको मशीनिंग करते वक्त अगर आपको सी पॉइंट पर पहुंचना है पर्टिकुलरली, तो आपको तो यहाँ जाना है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो अगर आपको यहाँ पहुँचना तो आप कह सकते हैं भाई हम 2 और आगे बढ़ जाएँ और 2 नीचे चले जाएँ, मतलब हम 2 आगे बढ़ जाएँ और 2 नीचे की तरफ चले जाएँ। लेकिन बेटा जब आप मेंशन कर रहे होंगे कि अगर आपने G90 अपने प्रोग्राम में मेंशन कर दिया तो फिर आपको ये 2,2 नहीं मेंशन करना है, आपको फिर किस पे आना है, ओरिजिन, यानी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, हमेशा ओरिजिन से, यानी आपको 4 प्लस, यानी आपका कोऑर्डिनेट 4,1 होगा। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात का, बहुत क्लियर दिमाग रखिए। हम जब भी करेंगे, जितनी बार भी करेंगे, तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है
कि हम जो भी मेंशन करेंगे इस पॉइंट के लिए मेंशन करेंगे, देन इट इज़ व्हाट, आपको ये चलना है, ये चलना है, हमेशा ओरिजिन से ही मेजर करेंगे, देन इट इज़ व्हाट 4, देन ये दिस इज़ 4,1 और हेयर इट इज़ 2,3। इस बात का खासा ख्याल रखना है आप लोगों को समझने के लिए। अब हम जरा इसका जस्ट ऑपोजिट दैट इज़ व्हाट इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट्स की तरह अगर हम बात करें तो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट्स में हम देख सकते हैं इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट्स यूज द प्रेजेंट पोजीशन एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर द नेक्स्ट मूवमेंट। मैं कहने का मतलब है कि जैसे कि हमने इसमें देखा कि इसमें जो भी चीज़ें होंगी सब ओरिजिन से मेजर करेंगे, चाहे कहीं भी टूल जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे, ओरिजिन से। जबकि इंक्रीमेंटल में अगर हम बात करें तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हम जानते हैं दैट इज व्हाट 2,3 अभी हम देख चुके हैं। लेकिन जब यहाँ से इस दिशा में बढ़ना होगा तो हमको यहाँ पर यूं और यूं, यानी ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है फिर ये ओरिजिन बन जाएगा। पहले यहाँ पर ये ओरिजिन था, अब यहाँ ओरिजिन, अब यहाँ पहुँचने के लिए अब हम 2,-2 लिख देंगे, क्योंकि अब ये मेरे लिए क्या बन चुका है, अब ये मेरे लिए एक्स एक्सिस और ये मेरे लिए वाई एक्सिस बन चुका है। जब टूल यहाँ पहुँचेगा तो ये मेरे लिए एक्स बन जाएगा और ये मेरे लिए वाई बन जाएगा। ऐसा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है बेटा कि अगर टूल जहाँ पहुँचेगा वहाँ पर हमें क्या कर लेना है, अपना ओरिजिन एज्यूम कर लेना है। इस बात को बहुत कायदे से समझिए। जबकि हम इसमें क्या देख रहे थे, ओरिजिन फिक्स्ड है, ओरिजिन एब्सोल्यूट, G90 में एब्सोल्यूट में क्या है, ओरिजिन फिक्स्ड है। जबकि इंक्रीमेंटल की बात करें जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, G91 से, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम को, इसमें यहाँ पर है तो ये ओरिजिन, यहाँ पर है तो ये ओरिजिन, यहाँ पर है तो ये ओरिजिन। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि बेटा जहाँ पर पहुँचते रहेंगे वहाँ पर हमारा क्या रहेगा, सिमिलरली उसी जगह पर हमारा ओरिजिन पहुँच जाएगा। एब्सोल्यूट की बात करते हैं, ओरिजिन फिक्स, हर बार ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करेंगे। जबकि इंक्रीमेंटल की बात करें, टूल जहां पहुंचेगा वहीं ओरिजिन, यहां पहुंचा यहीं ओरिजिन, यहां पहुंचा यहीं ओरिजिन, यानी ओरिजिन हर समय क्या रहने वाला है बेटा, फिक्स रहने वाला है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अब हम देख सकते हैं कि हमने अपनी चीज़ों कवर कर लिया है, तो हम जल्दी से एक बार व्यू कर लेते हैं कि CNC मशीन क्या थी, हमने पढ़ा, CNC क्यों ज़रूरी है हमने पढ़ा, मेजर कंपोनेंट्स क्या है हमने जाने, और स्ट्रक्चर को हम बेसिकली आपको अपने दिमाग में रखना है। देन बेसिक कोड्स जाना, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स जाने और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट्स जाने। तो इस जगह पर मैं अपने इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करता हूँ। आगे कंटिन्यूएशन में अगला लेक्चर करूँगा, इसमें पार्ट ड्राइंग को अच्छे से समझाऊंगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।